बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है, दिल दहला देने वाली स्टोरीज़ हैं। इतने बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंटेरियन जो अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम के गैज़ व गज़ब का सामना कर रहे हैं। इतनी बड़ी तनख्वाहें ले ली, अपना इतने बड़े अलाउंसेस ले लिए, हम मर रहे हैं और आपने अलाउंसेस ले लिए हैं। पार्लियामेंट की इमारत को अवाम ने आग लगा दी है और साथ ही एक इतना बड़ा हौलनाक बहरान आने वाला है, इतनी बड़ी आफत आने वाली है, हम भूल जाएंगे कि सैलाब किया था। आप यकीन कीजिए, आप सैलाब को भूल जाएंगे। मैं कहता हूं इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है, इतना बड़ा अजाब आने वाला है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। खुदावंद करीम हमारे हाल पर रहम फरमाए। हुकूमत ने तो बिल्कुल सरेंडर कर दिया। हमारे हाथ खड़े हैं, ठीक हो गया ना, खड़े हैं हमारे हाथ। हम तो हाथ खड़े कर लिए, हमने तो सरेंडर कर लिया है। हम तो बेबस हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। भाई अगर कुछ नहीं कर सकते तो फिर इस्तीफ़ा दीजिए और घर जाइए। ये क्या है? जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। उन इलाकों में लग रहे हैं जहां लोग जोड़ों का पानी पी रहे हैं, उन इलाकों में लग रहे हैं जहां पर पानी पीते हैं बच्चे, मासूम बच्चे, उनके जिस्म पर फोड़े निकलते हैं। उन फोड़ों को बोलते हैं नारू। वो नारू लाइलाज फोड़ा होता है। इसलिए बताया, आपको पता तो चले आप कहाँ पानी पिलवा रहे हैं लोगों को, आप कितना बड़ा सवाब कमा रहे हैं, आप कितना बड़ा सदका जारिया का काम कर रहे हैं। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। और साथ ही मेरी टीम फ्लड रिलीफ में भी काम कर रही है, सैलाब ज़दगान की भी मदद कर रही है। दिन रात मसरूफ़ है, मशगूल अमल है, मसरूफ़ अमल है। आप उनको उस सिलसिले में भी ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ ताउन कीजिए। एक ऐसा बहरान आने वाला है कि हम सैलाब भूल जाएंगे। आप यकीन कीजिए, मैं आपको कह रहा हूं, खबरदार, होशियार। एक ऐसा बहरान आने वाला है, एक ऐसी आफत आने वाली है कि हम सारे सैलाब को भूल जाएंगे। इस वक्त ये किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, ये टीवी प्रोग्राम में कह रहे हैं मारिया मेमन साहबा के साथ, करें कि इस वक्त कोई 3000 से 3500 गांव सैलाब की नज़र हो चुका है। 20 से 25 लाख एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो चुका है कि गुज़श्ता 3 रोज़ से ये कह रहे हैं कि जो गंदम 2100 रुपये में हमसे लोग ख़रीद रहे थे, वो अब 3500 रुपये मन हो गई है। और ये कह रहे हैं कि अभी तो वो ये 2-3 रोज़ बाद आप देखिएगा 5000 रुपये मन हो जाएगी। और गंदम का कहत आने वाला है, कहत पड़ने वाला है, ठीक हो गया। और रोटी जो वो कह रहे हैं कि 30 से 40 रुपये मिलेगी, मैं नहीं समझता ये रोटी 50 से 60 रुपये तक जाएगी। ये एक ऐसा कहत आने वाला है ऐसा आप भूल जाएंगे, यकीन करें। तमाम फसलें तकरीबन तबाह बर्बाद हो गई। आपको पता है जो गंदम की फसल है वो पंजाब में होती है, बाकी सूबों को भी पंजाब से गंदम जाती है। और गंदम की फसल ऑलरेडी भी वो फसल कम हुई थी। कपास की फसल तबाह, चावल की फसल तबाह, जो लाइव स्टॉक है वो तबाह, जो जानवरों का चारा है वो तबाह, खुद जानवर तबाह बर्बाद हो गए, बिल्कुल जनाब बह गए। तो सारी तबाही फिर गई है। और अब ये अभी कल मैं देख रहा था, आटा दुकानदार से पूछा, उन्होंने कहा जी अभी तो हम सर 100 रुपये का बेच रहे हैं, ये कल परसों 120 का जाएगा, फिर ये 150 पे जाएगा। हम तो चीनी को रो रहे थे। चलो चीनी तो कहते हैं ना जनाब, बहुत सारे लोग कहते हैं, आप नसीहत भी करते हैं जनाब ना पिएं ना किसी। तो फिर आटे का क्या करेंगे? वो क्या करेंगे बेचारा? वो गरीब कौन क्या करेगा? अमीर क्या करेगा? मिडिल क्लास क्या करेगा कि जब आटा ही नहीं होगा? और चांदी अब लग गई है उसी माफिया की। वो माफिया स्टोर का जो गंदम स्टोर हुई थी वो भी बह गई है।
जो लोगों ने स्टोर की हुई थी अपने पास, कोई वो मैकेनिज्म तो होता नहीं है ना। हमारे पास तो सरकारी गोदाम भी नहीं है ना, कि हमारे पास तो गंदम इस तरह से तबाह बर्बाद हो जाती है, चाहे वो सिंध के गोदामों में हो, पंजाब में हो, इधर उधर हो, गल सड़ जाती है, कीड़ा लग जाता है। हमारे पास गोदाम ही नहीं है, हमारे पास किसी चीज़ का कोई मैकेनिज्म तो है नहीं रखने का। तो वो जो गंदम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत स्टोर की हुई थी या कहीं पर और भी कोई दूसरे लोगों ने, वो बह गई है, वो तबाह बर्बाद हो गई। अरे पानी आ गया है तो सारा कुछ तबाह बर्बाद हो गया है। इतना बड़ा बहरान आने वाला है। अब ये खुद पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब साहबा, उन्होंने एक कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जो अदाद शुमार शेयर किए हैं मीडिया के साथ कि सैलाब, ये तो उनके, ये कल के हैं कि सैलाब की वजह से उन्होंने बताया कि 30 अफराद जान की बाजी हार गए। अब मैं कल देख रहा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो मीडिया रिपोर्ट कर रहा था 33, तो आज तो पता नहीं 40 होंगे, 50 होंगे। और आपको पता है कि ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल नहीं पता चलता कि कितने हैं, उन बेचारों को कितना पता चलता है। ये किसान इत्तेहाद के चेयरमैन भी कह रहे थे कि अभी तो कितने बहावलपुर, बहावलनगर, पता नहीं कितने अब तो जो है ना वो लापता हैं। ऊपर से बारिशें हो रही हैं, मतलब एक तो सैलाब और ऊपर से बारिशें हो रही हैं। और वो अब ये मरियम औरंगज़ेब साहबा कह रही हैं कि 30 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि पंजाब के 2038 गांव सैलाबी पानी में डूब गए, इससे कहीं ज़्यादा हैं, जिससे 15 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए हैं। इनमें से 4,81,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। उन्होंने मज़ीद बताया कि चनाब, रावी और सतलुज दरियाओं की वजह से मुख्तलिफ अजला में 1169 गाँव चनाब से, 462 गाँव रावी से और 391 गाँव सतलुज से मुतासर हुए हैं। ये बहुत कम तादाद है। मैं खुद लोगों से, मैंने ग्राउंड पे कुछ बात की है, वो कहते हैं इससे बहुत ज़्यादा इनको पता ही कोई नहीं है। ठीक हो गया ना, इनके तो आदाद शुमार हैं, लेकिन जो अभी तो वो रेस्क्यू वाला फेज है ना भाई, अभी तो लोग मिल ही नहीं रहे। अब तो लोगों को ढूंढा जा रहा है बेचारों का, बस उसके बाद इनकी रिहेबिलिटेशन का फेज है। ये बहुत बड़ा एक मुसीबत आई है, और इस मुसीबत के, ये नहीं है कि ये अल्लाह का अजाब है, अल्लाह ताला की आजमाइश से बंदा खुदावंद करीम करम फरमाए। ये हमारी अपने करतूत हैं। इंडिया में मैं चेक कर रहा था, 150-200 बंदे, 250 इतने ही उनके वो बंदे जान की बाजी हार गए। लेकिन क्यों? उन्होंने कम से कम को प्लानिंग की हुई है। और वो ऐसा इकबाल साहब बता रहे थे, उन्होंने स्पर बनाए हैं, उन्होंने डैम बनाए हैं, उन्होंने बहुत सारी। यहाँ पे अगर डैम का नाम लोग कहते हैं ओवर माई डेड बॉडी, यहाँ पर अगर इस तरीके से कोई नाम लो, अब कल एक ख्वाजा आसिफ ने भी पुट्ठी मारी है। एक इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि भाई डैम तो बनेंगे, 10-10 साल लग जाएंगे, लोगों को चाहिए इन पानी से फ़ायदा उठाएं, अपने घरों में, अपने हमामों में, अपने इनमें स्टोर करें। माशाअल्लाह, ठीक हो गया ना। ये पता नहीं कॉमन सेंस क्या, इसको मैं कौन सी सेंस कहूँ, कौन सा शऊर कहूँ? अगर यही इन्हीं बातों पर तो हम यूथियों की क्लास लिया करते थे, आज वो ये खुद ये करने लग गए हैं। तो भाई बात ये है कि इसमें वो क्यों डैम का नाम लो, ओवर माई डेड बॉडी, नहरों का नाम लो, खून रेज, फसादात, एहतजाज शुरू हो जाता है। तो फिर हमने वही वाली बात है मुनीर नियाज़ी की, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण का शौक भी सी। तो मकसद कहने का ये है कि फिर जब हमें भी मरने का शौक है, अगले ये प्रिडिक्शन आ रही है, एनडीएमए भी, बाकी भी लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगले साल 22% बारिशें ज़्यादा होंगी। अच्छा, अभी जब अगले साल में 22% बारिशें ज़्यादा होनी हैं और हमारी तैयारी यही होगी, तो फिर हम इसी तरह से डूब के मरेंगे, अल्लाह माफ़ करे। ठीक हो गया। इसी तरह से हमारी फसलें तबाह होंगी, इसी तरह से जानवर जाएंगे, इसी तरह से गरीब की कुटिया खैर से डबो जाएगी, इसी तरीके से बांध टूटेंगे, इसी तरह से शहरों में भी सैलाब आएगा और देहातों में भी आएगा और फसलें भी तबाह हो जाएंगी। सारा कुछ हम इसी तरह से करते रहेंगे, हम दोष देते रहेंगे इंडिया ने जनाब आबी दहशत गर्दी कर रही। और भाई अगर पहली बात तो ये है कि उन्होंने ऑलरेडी आपको बताया था, लेकिन अगर मैं मान भी लूं कि आप ये दहशत गर्दी करते, दुश्मन तो करेगा ना। हमने क्या किया उस दहशत गर्दी से निपटने के लिए? हमने क्या किया? हमने भी उसी तरीके से, वो अगर जालिम था तो हमें भी मरने का शौक था। फिर हमने ना डैम बनाए, ना नहरें निकाली हैं, ना कुछ किया है। बस सस्ते तरीके भी तो है ना, नहरें निकालो ना।
बंद पड़ी हो बेशक वो नहरें, जब ऐसा मौका है नहर को खोल दो। आगे वो आपकी कितनी कितनी 10-10 नहरें निकालो, एक एक जगह से, मुख्तलिफ जगहों से इस तरीके से नहरें निकालो, वो बंद पड़ी हो वो नहरें, उनकी सफाई हो, वो सारा कुछ हो। लेकिन वो जब 2-3 साल सैलाब नहीं आएगा, ये इस तरह से नहीं होगा, उन्हीं नहरों पे हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। हम ऐसे लोग हैं, हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। लोग वो कहते हैं जनाब देखें खान साहब ने ये किया था। भाई खान साहब पे तो हमने तनकीद की थी। तो ये मरियम नवाज साहब जापान में भी जाके कह रही थी कि मैं रावी का जो शहर बनाऊंगी, मैं वो योकोहामा की तर्ज पे बनाऊंगी जापान वाले, और उसमें उस पहले ट्वीट भी किया और ये सारा किया। तो आप रावी के बेड को उसको आप शहर बनाएं। इमरान खान पे माफिया चढ़ गया कि जी आप इस तरीके से यहाँ पे रावी का प्रोजेक्ट बनाएं, रोडा, और रावी का नया शहर बसाएं रावी के किनारे पर। और ख़ान साहब वहाँ जाके टिकटॉक बना रहे हैं कि जी हम तो इधर बनाएंगे, और ये इस तरह बड़ी वो कन्विंस कर रहे हैं, और सारे यूथ ये वाह वाह कर रहे हैं। बात वो गलत थी, काम भी गलत था। उसी गलत काम को मरियम नवाज साहबा ने जारी कर दिया तो वो ठीक हो गया। तो इस पर तनकीद ना करूं कि जो उनका काम था वो तो गलत था, लेकिन जो इन्होंने उसी काम गलत को जारी रखा, चूंकि जो उस वक्त उनके साथ माफिया था वो माफिया अब इनके साथ आ गया, तो वो उनका कुत्ता कुत्ता और इनका कुत्ता टोमी हो गया। क्यों? इन पे भी वही तनकीद होगी जो इन्होंने रावी किनारे शहर बसाने की वो की, और इन्होंने 3200 सहाफ़ियों को प्लाट देने के ऐलान, और हम शहर भी रावी किनारे बसाएंगे और माफिया को भी खुश करेंगे, माफिया हमारे साथ है। तो इसी वजह से फिर ये इस तरह तो होगा। इस तरह के कामों में हुकूमत ने हाथ खड़े कर लिए, बिल्कुल बेबस हो गई है हुकूमत, बिल्कुल सरेंडर कर दिया है, जैसे हथियार फेंक देने होते हैं। 2 दिन पहले हमने देखा, मैंने इस पे व्लॉग भी किया, मुसद्दिक मलिक साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने कहा कि चंद ताकतवर लोगों के दरियाओं के किनारे पर रिज़ॉर्ट्स को बचाने के लिए पूरी गरीबों की बस्तियां उजाड़ दी गईं। ये जियो ने रिपोर्ट किया खुद, और जियो की वेबसाइट से भी मैंने सब कुछ तफसील से बताया था। अब ख्वाजा आसिफ साहब वो एक और प्रोग्राम में कह रहे हैं कि जनाब कोई सियालकोट के एक ठेकेदार हैं, और वो ठेकेदार सियासत में भी हैं साथ। वो कौन है ये मैं आपको बताता हूँ। वो जनाब पूरे उसने वो ठेका लिया, पूरे पाइप बैठ गए, सड़कें बैठ गईं, सब कुछ बैठ गया, उससे कोई पूछने वाला ही नहीं है। वो इतना ताकतवर है, वो इतना ही ताकतवर है, और इतना ही कोई पहुंची हुई चीज़ है कि उससे मिनिस्टर नहीं पूछ सकते। वज़ीर दिफा अपने हल्के कोरोना रो रहे हैं, और उधर से मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते। ताकतवर लोगों के रिज़ॉर्ट्स को बचाने के लिए गरीबों की बस्तियां डबो दी गईं। इसका जो सियासी नुकसान होगा वो नून लीग को होगा, और ताकतवर लोग मज़े कर जाएंगे, और वो खैर से मज़े लूट रहे हैं। और वो ये अच्छा, ये जिनकी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने इशारा किया, ये साहब हैं कौन कि जो ठेकेदार भी हैं और साथ सियासतदान भी हैं? आपको भी क्यूरियासिटी हो रही होगी। ये इस्लामाबाद बेस्ड एक जर्नलिस्ट हैं, फ़हीम अख्तर मलिक साहब इनका नाम है। प्राइम मिनिस्टर हाउस को देखते हैं, पार्लियामेंट को देखते हैं, बाकी कुछ जमातों को देखते हैं, ये जैसे बीट होती है एक रिपोर्टर की। उन्होंने फिर ये सारा कुछ बताया। वो कहते हैं कि कोई अंदाज़ा कर सकता है कि जिस कंपनी और सेनेटर का नाम, सेनेटर हैं भाई वो, 60 ठेकेदार भी हैं और सेनेटर भी हैं, सेनेटर का नाम ख्वाजा आसिफ नहीं ले पा रहे, वही साहब 326 किलोमीटर राजनपुर, डीजी खान और डेरा इस्माइल खान को मिलाने वाली सड़क के मंसूबे को रोकने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। NHA में ज़ाती एजेंडे के तहत चीन की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिलने वाले ठेके को रोकने के लिए ZKB के मालिक सेनेटर अहमद खान सेनेट की कमेटियों में एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं। अब आपको नाम भी पता चल गया। अब यही बात जब इमरान खान कहते थे कि मुझे तो माफिया नहीं चलने देता, ठीक, और ये देखो ये माफिया बड़ा तगड़ा है, और ये माफिया जो है बहुत ये बड़ा जालिम है। उस वक़्त सर हम कहा करते थे, मैं बशमूल मेरे, कि खान साहब अगर आपको माफिया नहीं चलने देता
तो आप फिर रेस्ट कीजिए, आप चले जाइए, इस्तीफ़ा दीजिए और किसी और को हुकूमत दीजिए। तो सर वही फार्मूला यहाँ भी लगेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इमरान खान पे हम वो फार्मूला लगा दें और यहाँ दो वफाकी वजीर कह रहे हैं हाथ खड़े किए हम कुछ नहीं कर सकते। इतने पावरफुल लोग हैं। कौन हैं ये पावरफुल लोग, किधर से आए हैं सर ये पावरफुल लोग? यही पावरफुल लोग ये पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स कर रहे हैं। मेरे पास इसके सबूत हैं। कुछ लोग, मैं आप बताना तो नहीं चाहूँगा, कि कुछ लोगों ने खुद ये रोना रोया है कि हमसे ये इस तरीके से जनाब पैसे लिए जाते हैं बहुत सारे लोगों से और ट्रांसफ़र किया जाता है। खान साहब के ज़माने में बड़े बड़े ट्रांसफ़र होते थे, ठीक। लेकिन अब मामला ये है कि इस ज़माने में क्या है, उसमें तो वो डीसी से, डीपीओ से, सेक्रेटरी से उधर ट्रांसफ़र ना। इस हुकूमत में गार्ड्स का, ये जो गार्ड्स, फॉरेस्ट के गार्ड्स होते हैं ना, इनसे भी पैसे ले लेके ट्रांसफ़र। अब आप अंदाज़ा कीजिए वो गार्ड बेचारा कितने का होगा, वो बड़ा एक 5वें 6ठे स्केल 4 क्लास 4 होगा, ठीक है ना। उसको आप ट्रांसफ़र कर दें भक्खर से मुल्तान, तो वो तो चीखेगा ना। वापसी जब मुल्तान से भक्खर उसको लाना होगा तो सकें जी पैसे दें। आप समझ आ गई आपको, ठीक हो गया ना। ये ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसी को शुरली नहीं छोड़ दी, मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ। और ये इसका मैं मैडम चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करके, मैसेज करके भेज चुका हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा भी है कि आप किन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया बाकायदा कि मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ, आपकी काबीना में फ़लाँ फ़लाँ शख्सियत हैं। खामोश हो गई, कुछ भी नहीं कर। मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स ने बताया कि एक ट्रांसफ़र था जो कि कोशिश की गई कि सीएम हाउस से हो सके, और जनाब साथ ये भी बताया गया कि हम आपको इतने पैसे देंगे, और शायद हो सकता है किसी ब्यूरोक्रेट का ट्रांसफ़र था, वहाँ से ना की गई कि नहीं मेरिट पे करेंगे, सारी चीज़ें मेरिट पे करेंगे। वो ब्यूरोक्रेट कोई पावरफुल लोगों के पास पहुँच गया और पावरफुल लोगों को उससे ज़्यादा मुबैना तौर पे पैसे दे दिए, और फिर उन्हीं पावरफुल लोगों ने उसी ब्यूरोक्रेट को उसी चीफ मिनिस्टर हाउस से ट्रांसफ़र करवा के दे दिया। लग गई समझ आपको, या अब भी मज़ीद समझाना है? इन्ना लिल्ला पढ़ लीजिए। पूरे मुल्क में मुजाहरे फूट पड़े हैं, एहतजाज ने शिद्दत अख्तियार कर ली है, एहतजाज मुतशद्दिद हो गया है। क्यों? कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं ना, ये पार्लियामेंटेरियंस, ये सियासतदान, ये तनख्वाहें भी इतनी इतनी ले रहे हैं और साथ इतना बड़ा हाउस रेंट भी ले रहे हैं। लोग बेफर गए, उठ के पार्लियामेंट की इमारत को आग लगा दी। जो मुल्क का सरबराह चीन जा रहा था, उसने भी वो चीन का दौरा मुलतवी कर दिया या मनसूख कर दिया। मुलतवी किया, वो मनसूख कर दिया, ठीक है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इंडोनेशिया की बात कर रहा हूँ। इंडोनेशिया के सदर जो चाइना जा रहे थे, अभी वहाँ SCO का भी इजलास है चीन में, और शहबाज शरीफ साहब भी चले गए हैं, मोदी साहब भी चले गए हैं, पुतिन भी आ रहे हैं। तो खैर, अब उसमें ये था कि जी चीन का एक तो SCO का इजलास है, शंघाई ताउन तंजीम का, दूसरा चीन की ना वो एक सेकेंड वर्ल्ड वार की 80वीं यानी 80th एनिवर्सरी, उसके ख़ात्मे की एनिवर्सरी पर वो 80th वो है सेकेंड वर्ल्ड वार की, उनका वो यौम फ़तह मनाते हैं। तो यौम फ़तह की तकरीब होगी और परेड होगी। उस परेड में बहुत सारे दुनिया के रहनुमा मदऊ हैं। वहाँ इंडोनेशिया के भी सदर ने जाना था। अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है चीन से कि जी मेरे मुल्क में हंगामे फूट पड़े हैं और मैं इस सारी सूरत हाल को बराह रास्त देखना चाहता हूँ, तो मैं ख़ुद कंट्रोल करना चाहता हूँ। क्यों? पार्लियामेंट की इमारतों को जलाया जा रहा है, सूबाई असम्बलियों की इमारतों को लोग जला रहे हैं, अंदर से सामान लूट रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंटेरियन हैं, सियासतदान हैं, ये जो पार्लियामेंटेरियन, ये जो उनके कानून साज हैं, आइन साज, ये जो हैं, वो कहते हैं कि वो भारी तनख्वाहें भी ले रहे हैं, और हाउस रेंट की मद में 580 हैं, 580 पार्लियामेंटेरियन हाउस रेंट की मद में 50 लाख रुपया किराया भी ले रहे हैं।
अच्छा, आप हैरान हो गए होंगे मेरी तरह, मैं भी पहले हैरान हो गया कि यार ये 50 लाख रुपया पर मंथ हाउस रेंट ले रहे हैं। इंडोनेशिया इतना बड़ा अमीर मुल्क तो हो गया। बाद में मैंने चेक किया तो पता चला कि ये जो इंडोनेशिया रुपया है, इंडोनेशिया का, उसकी करेंसी भी रुपया है, और वो जनाब 50 लाख रुपए उनके हमारे को 85-86 हज़ार रुपये बनते हैं। इससे डबल हाउस रेंट तो हमारा ग्रेड 20-21 का ब्यूरोक्रेट लेता है। आप ज़रा ऐसा कीजिए, अपने सेनेटर का, अपने MNA का, अपने मिनिस्टर का, अपने MPA का, इनके ज़रा हाउस रेंट चेक करें, उनसे 3 गुना के बराबर होगा। आप अपने ज़रा जजेस के हाउस रेंट चेक, यानी ऐसे जजेस माशाल्लाह जो जिनके पास यहाँ पे हैं, सरकारी रिहाइशें हैं, तब भी वो हाउस रेंट लेते हैं माशाल्लाह। ठीक हो गया ना। आप ज़रा बहुत, मैं किन किन का नाम लूँ, ठीक है ना, और तो किसी का तो मैं नाम ले भी नहीं सकता। तो उनके भी इस तरीके से जो हम अलल्ले तलल्ले पे जब अवाम बिफरते हैं ना भाई, जब अवाम इस तरह से गुस्से में आते हैं तो फिर वो तिनकों की तरह बहा के ले जाते हैं। फिर ये नहीं होता कि फिर उसमें, हमने देखा है बहुत सारे मुल्कों में ऐसा होता हुआ, हमने देखा है लोगों ने महल्लात जला दिए हैं। ये बांग्लादेश में क्या हुआ, ये शाम में क्या हुआ, ये लीबिया में क्या हुआ, ये बहुत सारी जगह। अब किस किस की मिसाल दूं मैं, और तो और आप ज़रा इनकलाब फ़्रांस को पढ़ लीजिए। वो मलका जो कहा करती थी कि गरीबों, उनसे किसी ने कहा गरीबों के बच्चे रो रहे हैं, उन्होंने कहा क्यों, उन्होंने जवाब दिया कि इनको रोटी नहीं मिलती। उन्होंने कहा लो जी, ये भी कोई बात हुई, अगर रोटी नहीं मिलती तो ये केक खा लें। तो जब आप अवामी मसाइल से इस तरह लाइल्म होंगे और इस तरह मजाक उड़ाएंगे और इस तरह से उनकी ज़ख्मों पर नमक पाशी करेंगे तो फिर ऐसे ही होता है। फिर आपने देखा उस मलका को भी फांसी दी थी लोगों ने, और आपने देखा उस मलका का जो शौहर था किंग, उसको भी फांसी दी थी, लटकाया था चौक पर। तो ये ऐसा भी होता है, ये इस तरह से भी होता है कि आप इस तरह से तो ना करें कि जहाँ पे, मैंने आपको इससे पहली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर आप देख लें कि हुकूमत बेबस है, कि गरीबों की बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है अमीरों की सोसाइटियों को बचाने के लिए, उनके रिज़ॉर्ट्स को बचाने के लिए। और यहाँ पर तो कोई ना, तो आप ठेकेदारों के वो कर सकते हैं, सेनेटर इसलिए बनते हैं। इतना आप भी हैरान होते होंगे, इतने बड़े बड़े लोग क्यों ऐसा होता है कि वो सेनेटर बनते हैं, इतने करोड़ों रुपए देते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि वो सेनेटर बन के इसी तरह के ठेके लेते हैं अरबों के, और कमाते हैं। फिर वो सारा माल, वो जो करोड़ों रुपए उन्होंने लगाए होते हैं, वो भी निकालते हैं और साथ सूद भी लेते हैं। वो इस तरह से वो करते हैं, क्योंकि वो एक सेनेटर जब बन जाता है तो बहुत सारी चीज़ें उसकी कैमोफ्लाज हो जाती हैं। उसकी गाड़ी की चेकिंग कोई नहीं करता, उसमें मतलब मुबैना तौर पे कोई, आपको पता है, स्मगलिंग करता है, कोई और पुट्ठे काम करता है। अब कौन कौन से पुट्ठे काम होते हैं, दिन की रोशनी में हो या रात के अंधेरे में हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर बहुत सारे लोगों के जहन में कि यार ये सेनेटर की तनख्वाह तो इतनी नहीं होती, लेकिन ये 50-50 करोड़ रुपया दे के, ये तो 5 सालों में इतनी इनकी तनख्वाह भी नहीं बनती, तो ये 50-50 करोड़ रुपया दे के क्यों आते हैं? सर ये इसलिए आते हैं कि ये इसी तरह से के ठेके लेते हैं, ये इसी तरह के पुट्ठे काम करते हैं, ये इसी तरह की मुबैना स्मगलिंग करते हैं। ये इस तरह के पाकिस्तान में इसी तरह के काम होते हैं। और यही जो कानून है वो गरीब के लिए इस तरह का शिकंजा है कि उसको कस के रखता है, और अमीर के लिए मोम की नाक है, जिधर चाहे उसको लगा दे, या वो मकड़ी का जाला है कि जिस तरीके से वो यूं फाड़ के चले जाए वो फाड़ के चला जाता है। या जिस तरीके से परवेज़ मुशर्रफ का वो जुमला आपको याद होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर दैट मस्ट बी थ्रोन इन रबिश। ठीक हो गया ना जी। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये तो एक कागज़ का टुकड़ा है, ये तो रद्दी का टुकड़ा है, उसको तो आप डस्टबिन में डाल दें, उसको तो आप रद्दी की टोकरी में फेंक दें। ठीक है। तो अब आप देखें, ये यही आइन को समझते हैं। ये सिर्फ ये नहीं, जितना भी माफिया है ये गरीब के लिए कानून होता है और गरीब के लिए आइन होता है। इनके लिए मोम की नाक होती है, जिधर चाहते हैं लगा देते हैं।